तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, प्रधान शिक्षक परीक्षा यानी हेड टीचर एग्जाम 2024 की तैयारी मैं अपने चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से करवा रहा हूं, जिसमें मैंने आपके बीच में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है। जिसमें दो पार्ट मैंने रखे हैं। 75 क्वेश्चंस जो है वो डीएलएड सिलेबस से हैं और 75 क्वेश्चंस जो पार्ट 2 है वो जीएस सिलेबस से है। और इन दोनों पार्ट्स को प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाकर के आप उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। आज मैं आपके बीच दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का यहां पर मैं आपको बता दूं पार्ट 1 लेकर के आया हूं, जो डीएलएड सिलेबस से रिलेटेड है और इसमें 75 क्वेश्चंस है। और इसी का पार्ट 2 जब मैं आपके बीच में रखूंगा तो वो जीएस सिलेबस का होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है दोस्तों। इसको बनाने में मुझे कम से कम 3 से 4 दिन लगे हैं और मैंने उन्हीं प्रश्नों को संग्रहित किया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए एसेंशियल है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर वीवीआई होने जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है आपके एग्जामिनेशन के लिए, रामबाण होने जा रहा है। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी जो अभ्यर्थी हैं जो प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में मैंने जो आपके बीच प्रश्नों को रखा है वो यूनिट वाइज रखा है और यूनिट 1 से 3 तक, यहां पर मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 से 3 तक जो प्रश्नों का संग्रह था वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में था। अब दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर जो 2 है उसमें यूनिट 3 to 6 को मैंने रखा है और इसी तरह से यूनिट नंबर 3 लाऊंगा तो उसमें 6 to 8 लाऊंगा और फिर जब प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तो वो पूरा ओवरऑल होगा। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रत्येक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहला प्रश्न मैं आपके बीच में लाया हूं वो ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व विकास से है और व्यक्तित्व विकास के आयाम है। क्या है आयाम? ये प्रश्न है कि व्यक्तित्व विकास के आयाम है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है शारीरिक आयाम, बी है मानसिक आयाम, सी है संवेगात्मक आयाम, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो मैं आपको बता दूं कि व्यक्तित्व विकास के आयाम जो है वो है शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, संवेगात्मक आयाम। तो जो सही जवाब है ऑप्शन ई है, उपर्युक्त में एक से अधिक। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के विशेष गुणों का अनुपम पैटर्न है। यह कथन किसका है? कथन से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और आपको इसका जो तैयारी करना है ना, प्रत्येक चैप्टर से जो कथन होते हैं उसको आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के विशेष गुणों का अनुपम पैटर्न है, यह कथन किसका है? तो जो सही जवाब है, जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, कैटल, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक या मैकडूगल, तो सही जवाब ऑप्शन डी है, मैकडूगल। ये सही जवाब होगा। चलिए अब एरिक एरिक्सन महोदय से जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत से आपको निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी को ध्यान में रख करके मैंने क्वेश्चन ये आपके बीच रखा है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो क्या है? विकास का व्यवहार सिद्धांत है, विकास का चरण सिद्धांत है, तंत्र सिद्धांत है, मनोरोग उपचार में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो सही जवाब होगा कि एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत विकास का चरण सिद्धांत है। यह सही जवाब हो गया। देखिए, जब भी प्रैक्टिस सेट मैं आपके बीच में लाता हूं
तो जहां पर इनसे एसेंशियल होता है कि इसका डिटेल भी आपको प्रोवाइड कर सकूं, तो डिटेल भी आपको देता हूं। यहां पर एक एरिक्सन के सिद्धांत को बहुत ही इस तरह से मैं बताऊंगा आगे जाकर के कि आपको एक बार जब वो देख लेंगे ना, तो एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत से किसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएं, आप उसका जवाब चुटकियों में दे दें। तो यहाँ पर नंबर 4 देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल भी हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्नों के बाद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पर है वो है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में शिशु में विश्वास की भावना विकसित होती है? स्कूल आयु, प्री स्कूल, प्रारंभिक बचपन या शैशवावस्था? तो जो सही जवाब होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और वो क्या होगा डी, कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में यानी शैशवावस्था में शिशु में विश्वास की भावना विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है एरिक्सन के विकास के तीसरे चरण में, सभी चरण को मैं बताऊंगा और उसके गुणों को भी बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए एसेंशियल हैं। देखिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी मैं बता रहा हूं ना उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, स्किप तो करिएगा ही नहीं क्योंकि डिटेल उससे आपको छूट जाएगा। एरिक्सन के विकास के तीसरे चरण में किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है? 3 से 5 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, 8 से 12 वर्ष या 12 से 16 वर्ष? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा 3 से 5 वर्ष। यानी एरिक्सन के विकास के तीसरे चरण में 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एरिक्सन के मनोसामाजिक से विकास के जो चरण हैं उसको एक एक करके बताऊंगा, उसके गुणों को बताऊंगा। तो पहले चरण का जो गुण है ना वो है आशा। और पहला चरण है क्या? तो पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास, मौखिक संवेदी शैशवावस्था, 1 वर्ष से कम। अस्तित्वगत प्रश्न क्या इससे में होता है कि जो बच्चा के मन में जो प्रश्न उत्पन्न होता है अस्तित्व को लेकर के कि क्या मैं दुनिया पर भरोसा कर सकता हूं, इस तरह का प्रश्न जो है वो 1 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में जो शैशवावस्था का जो समय है उसमें इस तरह का जो प्रश्न उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है उस बच्चे के मन में, उस शैशवावस्था के अंतर्गत जो बच्चा है उसके मन में, वो इसके अंतर्गत आता है पहले चरण में विश्वास बनाम अविश्वास के तहत, जिसका गुण है आशा। अब आ जाते हैं दूसरा चरण, और दूसरे चरण का जो गुण है वो है इच्छा। और वो क्या है? स्वैतता बनाम शर्म, संदेह, पेशी गुदा, बच्चा 1 से 2 वर्ष के अंतर्गत इसमें आता है। और इसमें जो अस्तित्वगत प्रश्न उत्पन्न होता है वो है कि क्या मेरा होना ठीक है? अब ध्यानपूर्वक देखिए, स्वायत्तता बनाम शर्म संदेह, इसका गुण है दूसरे चरण का इच्छा। अब आ जाते हैं तीसरे चरण पर। तीसरा चरण क्या है? तो तीसरा चरण है का जो गुण है वो है उद्देश्य, और इसके अंतर्गत जो भाव उत्पन्न होता है वो तीसरा चरण जो है वो पहल बनाम अपराध है, लोकोमीटर जननांग, प्रारंभिक बचपन इसे कहते हैं, 3 से 6 वर्ष के अंतर्गत ये तीसरा चरण आता है एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के चरण के अंतर्गत। और इसमें जो अस्तित्वगत प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या मेरे लिए कुछ करना, आगे बढ़ना और कार्य करना ठीक है? देखिए वीडियो बड़ा होगा लेकिन एक एक चीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैराथन क्लास है ये, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी दबा देना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चौथे चरण पर आते हैं। चौथा चरण क्या है? वो है योग्यता, उसका गुण है चौथे चरण का। और वो चौथा चरण है उद्योग बनाम हीनता, विलंबता, देर से, और बचपन 7 से 10 वर्ष के अंतर्गत ये आता है। अस्तित्वगत प्रश्न जो है वो है कि क्या मैं इसे लोगों और चीजों की दुनिया में बना सकता हूं? इस तरह के प्रश्न भाव उत्पन्न होते हैं जब चौथे चरण में बच्चा आता है। और उसका एज क्या है? 7 से 10 वर्ष। गुण क्या है? योग्यता।
और वो चरण क्या है? उद्योग बनाम हीनता। अब देखिए पांचवा चरण है निष्ठा, इसका गुण है पांचवें चरण का। और क्या है पांचवा चरण? पहचान बनाम भूमिका भ्रम, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। पांचवा चरण गुण निष्ठा। अवस्था क्या है? किशोरावस्था 11 से 19 वर्ष। अस्तित्वगत प्रश्न जो उत्पन्न होते हैं वो क्या है? मैं कौन हूं और क्या हो सकता हूं। फिर से मैं अस्तित्वगत प्रश्न आपको बता दूं, क्या उत्पन्न होता है? मैं कौन हूं और क्या हो सकता हूं। इसका जो गुण है वो निष्ठा है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। किशोरावस्था का ये एज है 11 से 19 वर्ष। अब आ जाते हैं छठे चरण में। छठा चरण क्या है? तो छठा चरण है अंतरंगता बनाम अलगाव। इसका गुण है प्रेम। प्रारंभिक वयस्कता है, प्रारंभिक जो वयस्क अवस्था है उसके अंतर्गत ये आता है। और ये एज इसके अंतर्गत जो है 20 से 45 वर्ष है। और इसमें जो अस्तित्वगत प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या मैं प्रेम कर सकता हूं, इस तरह का प्रश्न उत्पन्न होता है। मैंने आपको डिटेल बताया एरिक एरिक्सन का, वो आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। और यहां जो ये छठा चरण है इसका गुण मैं आपको बता दिया, ये कौन सा चरण है ये बता दिया, अवस्था क्या है वो बता दिया, अस्तित्वगत प्रश्न क्या उत्पन्न होता है ये बता दिया। अब सातवें चरण की ओर बढ़ते हैं। अब सातवां चरण क्या है? देखभाल उसका गुण है। और सातवां चरण है सृजनात्मकता बनाम स्थिरता, गुण है देखभाल और मध्य वयस्कता है। और इसमें जो एज है वो दोस्तों 45 से 64 वर्ष है। और अस्तित्वगत प्रश्न जो उत्पन्न होता है वो क्या है कि क्या मैं अपना जीवन गिन सकता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो सृजनात्मकता बनाम स्थिरता है। और इसका गुण है देखभाल। अवस्था है 45 से 64 वर्ष, मध्य वयस्कता। प्रश्न क्या उत्पन्न होगा? क्या मैं अपना जीवन गिन सकता हूं। अब आ जाते हैं आठवें चरण पर। आठवां चरण है बुद्धि, यानी गुण है आठवें चरण का, बुद्धि माफ कीजिए। और जो आठवां चरण है वह है अहंकार अखंडता बनाम निराशा। देर से व्यस्त, यानी 65 वर्ष और उससे अधिक का जो आयु होता है उसके अंतर्गत अहंकार अखंडता बनाम निराशा होती है। और इसमें जो अस्तित्वगत प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या मेरा होना ठीक है। तो इस तरह से ये 8 चरण है एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के, जो मैंने आपके बीच में प्रश्नों को भी रखा और डिटेल भी आपको प्रोवाइड किया। तो वीडियो कैसा लग रहा है? लाइक करते हुए आगे बढ़े, कमेंट करते हुए आगे बढ़े, शेयर करते हुए आगे बढ़े, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़े। नंबर 6 बताने से पहले मैं आपको एक चीज और यहां पर क्लियर कर दूं। आप एक तरफ सिलेबस भी रख लेना और सिलेबस आप देख लेना। सिलेबस को पूरी तरह से फॉलो करके ही क्वेश्चन रखा गया है। प्रत्येक टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि इधर उधर से प्रश्न यहां पर रख दिए गए हैं। तो यहां पर जो आपको प्रैक्टिस सेट रखा गया है ना, वो पूरी तरह से वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। ये आपके लिए VBI प्रैक्टिस सेट है, आपके एग्जामिनेशन के लिए रामबाण होने जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं। तो छठे प्रश्न पर आ जाते हैं। और छठा प्रश्न जो है वो कथन से रिलेटेड है कि खेल भागीदारी सामाजिक पहचान बनाने में सहायता करती है। उक्त कथन किसका है? जॉन डीवी, एन रोजवेटर, हर्बर्ट स्पेंसर या रॉस का? सही जवाब है ऑप्शन बी, एन रोजवेटर का ये कथन है कि खेल भागीदारी सामाजिक पहचान बनाने में सहायता करती है। चलिए अगला प्रश्न भी कथन से ही है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए। मनुष्य की भावनात्मक स्थिति शरीर और मन पर निर्भर करती है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मनुष्य की भावनात्मक स्थिति शरीर और मन पर निर्भर करती है, जो भावनात्मक विकास का परिणाम है, जो आनुवंशिकता को भी प्रभावित करता है। किसके द्वारा कहा गया है? कोएलबर्ग, मैकडॉगल, स्किनर, किनके द्वारा कहा गया है? सही जवाब है मैकडॉगल, ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
संज्ञान और संवेगों के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। यहाँ जो ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें कौन सा कथन जो है वो संज्ञान और संवेगों के बीच के संबंध को परिभाषित करता है। प्रश्न ये है, आप ऑप्शन देख रहे हैं और इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं। सही जवाब जो कथन संज्ञान और संवेगों के बीच के संबंध को यहां पर परिभाषित कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। और वो क्या है, संवेग और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ये है सही जवाब। जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न क्या है वो मैं आपको बता दूं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पाब्लो, स्किनर या थॉर्नडाइक? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। प्रश्न संख्या 10 क्या है? तो मनुष्य की भावनात्मक स्थिति शरीर और मन पर निर्भर करती है। बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, मनुष्य की भावनात्मक स्थिति शरीर और मन पर निर्भर करती है, जो भावनात्मक विकास का परिणाम है, जो आनुवांशिकता को भी प्रभावित करता है, किसके द्वारा कहा गया था? तो सही जवाब यहां पर जो है वो ऑप्शन बी है, मैकडोगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कौन सा कौशल एक समाज शास्त्रीय शब्द है जो किसी व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धि गुणक से संबंधित है? व्यवहारिक, कठिन या सामाजिक? तो सही जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, व्यवहारिक। अब हम लोग जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत पर भी प्रश्नों को देख लें और क्वेश्चन नंबर 12 उसी से रिलेटेड है। जीन पियाजे ने बालक के नैतिक विकास के विभिन्न चरणों का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? बहुत ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे ने बालक के नैतिक विकास के विभिन्न चरणों का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? खेल विधि, व्याख्यान विधि या साक्षात्कार विधि? सही जवाब ऑप्शन सी है, साक्षात्कार विधि का प्रयोग जीन पियाजे ने नैतिक विकास के विभिन्न चरणों का पता लगाने के लिए किया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर कि जब कोई बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त और प्रतिबंधित करता है, दूसरों के साथ सकारात्मक और पुरस्कृत संबंध स्थापित कर सकता है और पर्यावरण का पता लगा सकता है और उससे जुड़ सकता है, यह किस प्रकार का विकास है? भाषा एवं साक्षरता विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, शारीरिक एवं मोटर विकास, सौंदर्य बोध विकास? इसका जो सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी है, सामाजिक भावनात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं और ये आपके सिलेबस में जो पढ़ना है ECCE उससे रिलेटेड प्रश्न है। ECCE का जो हिंदी फॉर्म हुआ वो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अगर ECCE को फुल फॉर्म में आप जानना चाहते हैं, अगर परीक्षा में पूछ दिया जाएगा तो इसका क्या होता है? E फॉर अर्ली, C फॉर चाइल्डहुड, C फॉर केयर और E फॉर एजुकेशन। ये यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हुआ। और तो प्रश्न इसी से है कि भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी ECCE के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधन करके 6 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए ECCE का प्रावधान अनिवार्य कर दिया है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आप इसको नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार आंगनवाड़ी कितने के दायरे में होनी चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपको जानने चाहिए, प्रश्न पूछ दिए जा सकते हैं।
3 से 10 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर, 3 से 6 किलोमीटर या 5 से 8 किलोमीटर। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देख लेते हैं कि ईसीसी सफल के अंतर्गत मुख्य चरण मूल्यांकन किन कक्षाओं में आयोजित किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, तीसरी कक्षा, पांचवी कक्षा और आठवीं कक्षा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि राष्ट्रीय ईसीसी नीति किस वर्ष लागू की गई, 1975, 2000, 2013 या 2020। सही जवाब ऑप्शन सी यहां पर भी है, 2013। क्वेश्चन नंबर 18 ईसीसी से ही रिलेटेड है कि ईसीसी पाठ्यक्रम विकसित करते समय कौन सी एक बात सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऑप्शन आप देख रहे हैं, सही जवाब मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, महत्वपूर्ण शिक्षण और डोमेन आधारित क्षेत्रों को कवर किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आप नोट कर रहे होंगे, आप अगर बगल में, अपने बगल में सिलेबस को रख लिया होगा तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यह प्रैक्टिस सेट सिलेबस को फॉलो कर रहा है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ईसीसी पाठ्यक्रम में प्रयुक्त सीखने की प्रक्रिया और सामाजिक व्यवहार का सिद्धांत जो प्रस्तावित करता है कि नए व्यवहारों और दूसरों का अवलोकन और अनुकरण करके हासिल किया जा सकता है। कौन सा इसमें सही जवाब होगा, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईसीसी मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ईसीसी का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन आप देख लीजिए, सीखना मूलतः खेल पर आधारित है, शिक्षा मूलतः कला पर आधारित है, औपचारिक और अनौपचारिक आदान प्रदान का संयोजन, स्कूल के लिए तैयारी। तो जो सही जवाब है वो मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्कूल के लिए तैयारी। प्रश्न संख्या 21, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर, बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय की अवस्था में रखकर, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, बी से डी तक होगा ही नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए यहां पर होगा, और वो क्या है कि शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर बाल केंद्रित कक्षा का सृजन किया जा सकता है। 22 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। किसका मत है। अगर आपको याद होगा त्रिध्रुवीय प्रणाली तो आप तुरंत इसका आंसर देंगे, और जो यहाँ पर ऑप्शन है उसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जॉन डीबी का मत है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। चलिए बाल केंद्रित शिक्षण से एक और प्रश्न यहां देखते हैं। 23, निम्नलिखित में बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत हैं। अब यहां पर आप देखिए, प्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास एवं चयन का सिद्धांत। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों निम्नलिखित में बाल केंद्रित शिक्षण का जो सिद्धांत है वो ए, बी, सी और डी ये सही है, सभी हैं। और इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक। है कि निम्नलिखित में कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है। शिक्षक अधिगम के सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं,
शिक्षक प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं। बच्चा अधिगम का केंद्र है। तो देखिए इसमें जो संबंधित नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा से वो ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं, ये बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी बच्चा अधिगम का केंद्र है, बिल्कुल है। शिक्षक अधिगम के सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही होगा। 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा को तब बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब, ऑप्शन देख लीजिए और इस खाली जगह में आप भर दीजिए। बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है। पाठ्यचर्या को महत्व दिया जाता है। तो शिक्षा को तब बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब, ऑप्शन बी दोस्तों, बालक की मांग, अभिरुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। बाल केंद्रित शिक्षा को पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि इसके जनक कौन है। किसे जनक कहा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा का? डीबी को, फ्रोबेल को, मोंटेसरी को या रूसो को? तो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। रूसो को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक कहा जाता है। देखिए एक मैराथन क्लास है और इसमें आपको पेशेंस रख कर के एक एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखना होगा, समझना होगा, नोट करना होगा, याद करना भी होगा। तो पाठ नियोजन की 5 चरणबद्ध प्रणाली किसने शुरू की? बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 27। पाठ नियोजन की 5 चरणबद्ध जो प्रणाली है वो किसने शुरू की है? टर्मन ने, बीने ने, हर्वट ने या ब्लूम ने? तो सही जवाब ऑप्शन सी है, हर्वट ने पाठ नियोजन की 5 चरणबद्ध प्रणाली शुरू की है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा प्रणाली में बहिष्करण के जोखिम में नहीं है? सृजनात्मक बच्चा, बालिका, सामान्य बच्चा, दृष्टिबाधित बच्चा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा प्रणाली के बहिष्करण के जोखिम में नहीं है, तो सृजनात्मक बच्चा भी जोखिम के अंतर्गत आता है, बहिष्करण के जोखिम के अंतर्गत। बालिका भी आती है और दृष्टिबाधित बच्चा भी आता है। कौन नहीं आता है? जो सामान्य बच्चा होता है। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 समावेशी शिक्षा से प्रश्न आ गया। अब देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है? सभी विविध विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा सहायता और सम्मान प्रदान करना। ऑप्शन सी है दिव्यांग बच्चों के लिए सामाजिक रूप से बेहतर वातावरण प्रदान करना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को समान अवसर प्रदान करना। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? तो इसमें इसका जो सही जवाब आप देखेंगे तो ऑप्शन ए होगा। वो क्या होगा कि सभी विविध विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। इसलिए इस तरह के प्रश्न को बहुत ध्यान पूर्वक समझना चाहिए और तब आंसर देना चाहिए, नहीं तो आप अक्सर ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। जब हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ACN का अर्थ इसके अंतर्गत क्या होता है? S4 क्या, E4 क्या, N4 क्या? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, S4 स्पेशल, E4 एजुकेशन और N4 निट्स। यानी स्पेशल एजुकेशन निट्स हो गया ACN का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 31 जो एक फिल इन द ब्लैंक्स है। तो शारीरिक शिक्षा समय के साथ एक किस विषय के रूप में विकसित हुई है और इसका दायरा नहीं है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझना चाहिए ऐसे प्रश्नों को आपको कि शारीरिक शिक्षा समय के साथ एक किस विषय के रूप में विकसित हुई है। तो यहां पर जो ऑप्शन देख रहे हैं उसमें जो सही जवाब जो है बहु अनुशासनात्मक विषय के रूप में विकसित हुई है और इसका दायरा सीमित नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक विशेष मैच की घटना आपको एक कठिन खिलाड़ी के रूप में स्वयं को निष्पादित करने की परिपक्वता देती है। यह दिया गया कथन बताता है कि शारीरिक शिक्षा के लिए
निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? प्रश्न शारीरिक शिक्षा से है। आप सिलेबस को मिलाते हुए चले। बौद्धिक विकास, आर्थिक मूल्य, संवेगात्मक विकास, शारीरिक योग्यता। सही जवाब ऑप्शन सी होगा यहां पर, संवेगात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार में बच्चों के जीवन और बचपन को बेहतर बनाने के लिए क्या सकारात्मक पहल की जानी चाहिए? बहुत ही एसेंशियल क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ऑप्शन ए देख लेते हैं, निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और योजनाओं का क्रियान्वयन। बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देख लेते हैं, बच्चों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने वाले सामुदायिक केंद्रों की स्थापना। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, सभी बच्चों के लिए संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना। यह भी सही है, यानी ऑप्शन डी यहां पर सही है। उपरोक्त में एक से अधिक, यानी ए बी सी तीनों इसके अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 पर। विद्यालय संस्कृति से प्रश्न है। आप अपना सिलेबस देख लें, आपका प्रश्न कहां तक पहुंचा है। तो विद्यालय संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से मानदंडों में शिक्षक का ज्ञान और गुण शामिल है जो परिवर्तन को सुगम बनाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका मैं आंसर आपको बताता हूं, कौन सा होगा, ए बी सी डी ई। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। विद्यालय संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से मानदंडों में शिक्षक का ज्ञान और गुण शामिल है जो परिवर्तन को सुगम बनाते हैं? वो है प्रयोगशीलता, ठोस समर्थन, ज्ञान आधार का संदर्भ, सहकारिता, उच्च अपेक्षा और विश्वास एवं आत्मविश्वास। ऑप्शन बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35 भी देख लेते हैं। विद्यालय संस्कृति शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ विद्यालय संस्कृति का तात्पर्य है। फिर एक प्रश्न विद्यालय संस्कृति से, तो यहाँ पर विद्यालय संस्कृति से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, विश्वास, धारणा, संबंध और दृष्टिकोण। देखिए 36 क्वेश्चन है कि स्कूल उपलब्ध कराई गई विषय वस्तु के आधार पर छात्रों की पहचान के निर्माण में किस प्रकार योगदान देता है। क्वेश्चन समझिए, कि स्कूल उपलब्ध कराई गई जो विषय वस्तु के आधार पर जो विषय वस्तु उपलब्ध कराई गई है, स्कूल छात्रों की पहचान के निर्माण में किस प्रकार योगदान देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले सहपाठियों के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करके। अब आ जाते हैं 37 पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन समिति का उत्तरदायित्व नहीं है? विद्यालय विकास योजना तैयार करना, माता पिता को अपने बच्चों को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्कूल के काम की निगरानी करना। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर, विद्यालय विकास योजना तैयार करना। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का उत्तरदायित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देख लीजिए। आरटी अधिनियम की धारा 28 के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर, धारा 28 के तहत, यहाँ पर आरटी एक्ट के तहत कुछ बहुत सारी धाराएं दी गई हैं। उन धाराओं में जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत एसेंशियल हो जाते हैं। जो जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और धारा 28 को यहाँ पर रखने का महत्वपूर्ण कारण ये है कि अभी कुछ समय पूर्व इस पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, इसके तहत कार्य भी हुए हैं। तो आरटी अधिनियम 28 के तहत जो सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर, ऑप्शन ए देख लीजिए, छात्रों को पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, स्कूल से वेतन लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, निजी ट्यूशन पढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, निजी ट्यूशन पढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। तो धारा 28 इसी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी के अंतर्गत।
देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद जो क्लास है, जो कक्षा है, वो क्या मतलब किस तरह का है? तो यहां पर जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। मैंने अभी आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए एसेंशियल हो सकते हैं आरटी एक्ट के तहत। तो निम्नलिखित में आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो धारा 24 है। बाकी धाराओं को भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। धारा 24 इसका सही जवाब है, जो अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है आरटी एक्ट के तहत। आपने ऑप्शन में धारा 11, धारा 7, धारा 35 देखा, तो उसकी भी चर्चा करना जरूरी है। तो धारा 11 जो है स्कूल पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त सरकार। धारा 7 वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों को साझा करना। धारा 35 में क्या है? तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। तो इन सबको आप नोट कर लें, ये कोई भी एक धारा आपसे पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। एक धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैंने अपने इस प्रैक्टिस सेट में जगह दिया है कि आरटीए की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित करना माना गया है। धारा 17, धारा 8, धारा 26, धारा 23। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, धारा 17। क्वेश्चन देख लेते हैं 42, खाली जगह है। समावेशन का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा में प्रवेश और भाग लेने का अधिकार देना समावेशन का मूल सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं कि वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, विशेषतः वंचित समूहों के लिए व्यवसायिक शिक्षा। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शिक्षा में साम्यता। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर, कला शिक्षा में क्या शामिल है? ऑप्शन आप देख रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से कला, दृश्य कला और प्रदर्शन कला पर आधारित सीखने का क्षेत्र, कला के माध्यम से शिक्षा, या कला और शिक्षा का संयोजन। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है कि दृश्य कला और प्रदर्शन कला पर आधारित सीखने का क्षेत्र। क्वेश्चन 45 है कि विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले छात्रों को पूर्व से मौजूद शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने पर बनी शिक्षा व्यवस्था क्या कहलाती है? विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा या सामान्य शिक्षा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी ही है, एकीकृत शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। आकलन यानी असेसमेंट मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है? संक्षिप्त प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है, या बहुआयामी संकल्पना है? तो आकलन जो है मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए मूल्यांकन से प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 की मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? पुनर्बलन का, समावेशन का, अधिगम का, या अवलोकन का? तो सही जवाब है कि मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। दोस्तों अभी तक जितने भी प्रश्न आपने देखे उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो लाइक करते हुए आगे बढ़ें, शेयर कर दें, और अभी तक 47 प्रश्न तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप कर लें, मैं आपको सलाह देता हूं। चलिए 48 प्रश्न पर आते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है, उस मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों का कौशल, ऑप्शन ए है, बिल्कुल किया जाना चाहिए।
ऑप्शन बी है छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर बिल्कुल किया जाना चाहिए। छात्रों के, ऑप्शन डी देख रहे हैं आप, छात्रों के व्यक्तित्व कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति, इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो किसका नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन सी, छात्रों को सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? अब आप कहिएगा कि ब्लूम तो सिलेबस में नहीं है, तो फिर आप इससे रिलेटेड प्रश्न क्यों दे रहे हैं? तो मैं यहां पर आपको ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहा हूं, और इनसे जो मनोवैज्ञानिक, जो शिक्षा शास्त्री रिलेटेड है, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पूरे सिद्धांत जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न जो उससे अगर बनते हैं तो वो आपको जानना पड़ेगा। तो कौन ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? संश्लेषण, अनुक्रिया, प्रत्यक्षीकरण या ध्यान देना। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, संश्लेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाते हैं। हाफ सेंचुरी लग चुकी है। शिक्षकों के वृत्तिक विकास को किन बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है? विषय ज्ञान के विस्तार हेतु, ऑप्शन बी बदली हुई शिक्षण विधियों के कारण, ऑप्शन सी मीडिया की बढ़ती हुई सहभागिता के कारण। ए, बी, सी ये सभी होगा, यानी ई यहां पर उपरोक्त में एक से अधिक, ये सही जवाब होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। संकुल संसाधन केंद्रों, जिसे आप सीआरसी के रूप में जानते हैं, तो जो ये सीआरसी होता है दोस्तों, को स्थापित करने की संकल्पना किसके क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हुई थी? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्रखंड संसाधन केंद्र, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, विद्यालय संसाधन केंद्र। तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा यहां पर, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। आते हैं बीआरसी पर, क्वेश्चन नंबर 52। बीआरसी संकुल संसाधनों के केंद्र के रूप में किस प्रकार कार्य करती है? जो सही जवाब है मैं आपको यहां बता देता हूं। तो दोस्तों, सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन ए सही है। मुख्य अध्यापकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ये भी सही है। संकुल समन्वयकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ई यहां पर सही है, उपरोक्त में एक से अधिक। देखिए सीआरसी बीआरसी से प्रश्न तो हम लोगों ने देख लिया, अब डाइट से प्रश्न देखते हैं और मुख्य रूप से कार्य के बारे में जानते हैं कि डाइट के प्रमुख कार्य क्या हैं। ऑप्शन ए देख रहे हैं, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय औपचारिकेतर एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा कार्य अनुभव का मूल्यांकन करना, तो ये कार्य है। ऑप्शन बी है, विद्यालय संकुल तथा जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए उपलब्धि निदानात्मक तथा उपचारात्मक प्रशिक्षण तैयार करना तथा आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करना, ये भी सही है, यानी यहां भी जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ई ही है, उपरोक्त में एक से अधिक। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे आप डाइट कहते हैं, और डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, का कौन सा संगठन इसमें से नहीं है? सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रसार सेवा है, सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण है, प्रौद्योगिकी शिक्षा है, ब्लॉक संसाधन केंद्र नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन 55 देख लेते हैं कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें सही जवाब जो है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इसमें तो आंसर देना बड़ा कठिन है, सभी को इसमें एक से अधिक हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, सेवा पूर्व व सेवारत प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, ये डाइट का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56। बिहार में SCERT के प्राथमिक कार्यों में से एक क्या है?
मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। विद्यार्थियों के सीखने में सुधार के लिए नीतिगत सलाह प्रदान करना बिहार में एससीईआरटी के प्राथमिक कार्यों में से एक है। क्वेश्चन 57 बहुत एसेंशियल है कि एससीईआरटी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को कैसे सहायता करता है। स्पोर्ट्स मीट का आयोजन करके, नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करके, वित्तीय ऋण की पेशकश करके। तो जो सही जवाब यहाँ पर आप देख रहे हैं वो ऑप्शन बी होगा। और वो ऑप्शन बी क्या है? नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करके एससीईआरटी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को सहायता करती है। सभी प्रश्न आप देख रहे हैं, सभी प्रश्नों को इस बार मैं आपको VVI टैग देता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, आपके एग्जामिनेशन के लिए रामबाण है। तो लाइक करते हुए आगे बढ़े, शेयर करते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, राज्य शिक्षा संस्थान का रूप बदलकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में स्थापित किया गया। कब किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1970 में। चलिए 59 नंबर पर आते हैं। आप सिलेबस रखे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि सभी टॉपिक से प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय PTEC यानी प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज की स्थापना प्रायः किस स्तर पर होती है? प्रखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या प्रमंडल स्तर? सही जवाब ऑप्शन बी है, जिला स्तर पर होती है। क्वेश्चन 60 देख लेते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना की संकल्पना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है उसमें ऑप्शन नंबर ए होगा 1989-90। अब आ जाइए कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन देख लीजिए। 15 से 35 आयु वर्ग के सभी वयस्कों के बीच व्याप्त निरक्षरता का व्यापक उन्मूलन करना, बिल्कुल सही है। कार्यात्मक साक्षरता शिक्षा सुनिश्चित करना, यह भी सही है। वयस्कों के बीच साक्षरता और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में एक से अधिक, यानी ये तीनों ए से सी तक सही जवाब है। आ जाते हैं 62 पर। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, एक है संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, वैधानिक निकाय है या विधिक निकाय है? आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सही जवाब वैधानिक निकाय है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना के निम्नलिखित में क्या उद्देश्य है? इसकी स्थापना बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 के अंतर्गत की गई है, बिल्कुल सही है। यह बोर्ड संस्कृत भाषा के उद्देश्यों की उपलब्धियों में एवं समान विचारों वाले संगठनों तथा कलाकृतियों को प्रोत्साहित करता है। तो ये भी सही है। यानी जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। ए और बी दोनों सही है। 64 देखिए, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से चल रहा है? 1920, 1981, 1995 या 2006 से? सही जवाब ऑप्शन ए होगा 1920 से। 65 है कि बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड जो है किस तरह की संस्था है? तो स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं उसमें सही जवाब ऑप्शन ए होगा 2011। चलिए यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का मुख्य कार्य देख लेते हैं कि क्या है। तो विभिन्न शिक्षण विधियों पर शोध करें और उन्नत तकनीक का उपयोग करें, क्या यह कार्य है? बिल्कुल। शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा और सेवा में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना, यह भी है। विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी
और निजी संस्थानों में अपनी सेवाएं बढ़ाएं और प्रदान करें, ये भी है। यानी यहां पर ये तीनों है और जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ई है दोस्तों। वो क्या? उपरोक्त में एक से अधिक। एनसीईआरटी के बारे में थोड़ी जानकारी और आप हासिल कर लीजिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म ये भी मैं आपको बता देता हूं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देती है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। प्रश्न सीबीएसई से है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? प्रश्न यही है। 1 अप्रैल 1952, 3 जुलाई 1956, 3 नवंबर 1962 या 3 जून 1965। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से सीबीएसई के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्यों को पहचानिए। ऑप्शन ए देख लीजिए, 10वीं और 12वीं की सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन बी है पाठ्यक्रमों को निर्धारण करना तथा परीक्षाओं को निर्धारित करना। ऑप्शन सी है वैसे शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना जिनके माता पिता स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हों। और ऑप्शन डी है पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना तथा वर्ष में 2 मुख्य परीक्षाओं को संचालित करना। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब ए बी सी डी यानी सभी है, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा इसका सही जवाब, एक से अधिक। 69 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई का कौन प्रमुख होता है? यानी प्रमुख को क्या कहा जाता है? जो इसका प्रमुख होता है, निदेशक कहा जाता है, समन्वयक कहा जाता है, सचिव कहा जाता है या अध्यक्ष कहा जाता है? तो जो सबसे हेड होते हैं उन्हें अध्यक्ष कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। एनसीटी से एक और प्रश्न लेते हैं। एनसीटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए हुई है? आप ऑप्शन देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको सीधे बताता हूं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। एनसीटी की स्थापना अध्यापक शिक्षा पद्धति के विकास के उद्देश्य के लिए हुई है। ये एनसीटी के बारे में कुछ और जानकारी मैं दे देता हूं क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं और बहुत से प्रश्न आ भी सकते हैं, इसलिए एक मैं आपको पॉइंट वाइज क्लियर कर दूंगा। तो यहां पर 75 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये जिस तरह से मैं डिटेल दे रहा हूं ना, मोर देन 100 प्रश्न हो रहे हैं आपके बीच में। तो एनसीटी की स्थापना 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। तो आप ये भी जान लिए यहाँ पर कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम कब आया? 1993 में आया और इसी के तहत 17 अगस्त 1995 को एनसीटी की स्थापना की गई। एनसीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीटीई का एक सचिवालय है जिसके प्रमुख एनसीटी के सचिव हैं। एनसीटी की भारत के विभिन्न हिस्सों में इससे 10 क्षेत्रीय समितियां हैं। एनसीटी के कई कार्य हैं जिनमें क्या शामिल है वो भी मैं आपको बताता हूं। भारत में शिक्षक शिक्षा की योजना और समन्वय, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान करना, अपने शोध के परिणामों का प्रसार करना। भारतीय शिक्षा प्रणाली में एनसीटी एक महत्वपूर्ण निकाय है। यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि शिक्षक योग्य हैं और भारतीय स्कूलों में पढ़ाने के लिए सक्षम है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एनसीटी का कार्य जरूरी है और एनसीटी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अभी जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो 1 to 5 में जो बीएड धारी शिक्षकों को जगह नहीं दी गई और उसमें एनसीटी की प्रमुख भूमिका हुई,
इसलिए एनसीटी से तो प्रश्न आएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 71, NIEPA किससे संबंधित है? पूरी जानकारी इसकी मैं आपको यहां पर भी दूंगा। जिस तरह से अभी एनसीटी को पूरा मैंने आपको विस्तृत कर दिया, उसी तरह से NIEPA के बारे में भी जानकारी दूंगा। पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं, NIEPA किससे संबंधित है? आप ऑप्शन देख रहे हैं और सही जवाब ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, शैक्षिक योजना और प्रशासन। NIEPA का अर्थ है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान NIEPA विश्वविद्यालय माना जाता है और यह न केवल भारत में बल्कि दक्षिण एशिया में भी शिक्षा की योजना और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान से संबंधित एक प्रमुख संगठन है। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में संगठन द्वारा दिए गए अग्रणी कार्यों की मान्यता में भारत सरकार ने इसे अगस्त 2006 में मानित विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान करके अपनी डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया है। किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह NIEPA पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा बनाए रखा जाता है। राष्ट्रीय संस्थान की उत्पत्ति 1962 में हुई, जब यूनेस्को ने शैक्षिक योजनाओं और प्रशासकों के लिए एशियाई क्षेत्रीय केंद्र और स्थापना की, जो बाद में 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान बन गया। दोस्तों, अपने अस्तित्व के 4 वर्षों के बाद इसे भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बदल दिया। दोस्तों, इसके बाद नेशनल स्टाफ कॉलेज की बढ़ी हुई भूमिकाओं और कार्यों के साथ विशेष रूप से सरकारों को क्षमता निर्माण करना, अनुसंधान और पेशेवर सहायता सेवाओं में 1979 में इसे फिर से राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान NIEPA के रूप में बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं कि NIEPA की संस्था का कौन सा विभाग प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रसार तथा अल्पकालीन पाठ्यक्रमों को संचालित करता है? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, शैक्षिक नीति विभाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पर बात करते हैं। ऊपर के प्रश्नों में ये क्लियर मैंने किया था, अगर आपको याद होगा तो तुरंत इसका आप आंसर दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कब प्रसारित की गई? NCF नेशनल करिकुलम एंड फ्रेमवर्क। तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, 2005। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से भी एक प्रश्न पर। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने देश में किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए इस प्रश्न को मैंने इस सेट में जगह दिया है और इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूं। आप ऑप्शन देख रहे हैं, सही जवाब ऑप्शन बी है, मुक्त विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्थापित किया गया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत अभिकल्पित की गई, इसे स्थापित किया गया। तो इसमें जो ऑप्शन दिया जा रहा है उसमें सही जवाब कौन है? तो सही जवाब ऑप्शन बी है दोस्तों, वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, जिसे आप इग्नू के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आज आपको DLED सिलेबस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, इसे पार्ट 1 में कह रहा हूं क्योंकि पार्ट 2 जो पार्ट 2 होगा वो GS सिलेबस से रिलेटेड होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। तो पार्ट 1 मैंने आज आपके बीच रखा, 75 क्वेश्चंस का ये सेट था। आपको समझ में आ गया होगा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये आपको हिमांशु क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे अधिक लोगों को फायदा मिल सके, वो इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो इसी तरह से आगे भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आता रहूंगा। सबसे पहले तो पार्ट 2 लेकर के ही आऊंगा और जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो भी मैं आपके बीच में रखूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।